जॉर्ज बुश 43rd प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, जो बाइडन 46th प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, बराक ओबामा 44th प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप करंट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। इन सारे प्रेसिडेंट्स के स्पीच में एक कॉमन चीज आपने जरूर नोटिस किया होगा। This is the call of a generation to help us all secure a future of peace. We'll be a strong and trusted partner for peace. We stand for the more lasting peace. Because there's nothing more important than peace. बट रियलिटी क्या है? But the reality is the United States has been almost constantly at war since. George Bush is a war criminal, but it's very rare that anyone actually confronts him about that fact. जो अमेरिका पूरी दुनिया में पीस लाने की जिम्मेदारी लिए बैठा है, आखिर क्यों वो पिछले 250 सालों में 230 बार वॉर कर चुका है, जिसमें लाखों नहीं करोड़ों लोगों की जान गई है। आप वॉर नहीं चाहते, मैं वॉर नहीं चाहता, इवन अमेरिका के लोग भी वॉर नहीं चाहते। 7 million people gathered across 2,700 cities and towns in America, protesting against the war in Iran. No more wars for empire! No more wars for empire! तो आखिर कौन है जो नहीं चाहते कि दुनिया में कभी भी वॉर रुके? कौन है जो दुनिया में इंस्टेबिलिटी बनाए रखना चाहता है, और किसका इसमें सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है? This is the man overseeing the war. His broker is allegedly trying to buy into the companies profiting from the war. सालों से हम अनगिनत जंग देखते आ रहे हैं। क्या ये दुनिया में पीस लाने के लिए लड़ रहा है अमेरिका, या करोड़ों लोगों की जिंदगी सिर्फ इसलिए बर्बाद की जा रही है ताकि चंद लोगों की जेब भरी जा सके? But yes, war is good business for and business is booming. President Trump is asking for $1.5 trillion for defense in the 2027 fiscal year. And why their model is so profitable, no matter how many lives are lost. The thing is, the weapons industry is big business. But throughout history, U.S. weapons deals have sparked major scandals. This is a sleazy policy, and it will always be attended by sleazy details. जुलाई 1776 ये वो दिन था जब अमेरिका फाइनली पूरी तरह आजाद हुआ था। जिस तरह इंडिया को अंग्रेजों ने कैप्चर कर रखा था, ठीक वैसे ही उस वक्त अमेरिका भी ब्रिटिशर्स, फ्रेंच और स्पेनिश लोगों के कब्जे में था। आज अमेरिका का मैप ऐसा दिखता है, लेकिन 1776 में कुछ ऐसा दिखता था। यहाँ से अमेरिका ने एक्सपैंड करना शुरू किया और धीरे धीरे कई एरियाज को कैप्चर करने लगा। इस पूरी प्रोसेस में अमेरिका का टोटल एरिया 1.1 मिलियन से बढ़कर 9.87 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर हो गया, अपने ओरिजिनल साइज से लगभग 9 गुना ज्यादा। इस मैसिव एक्सपेंशन के लिए अमेरिका को कई सारे वॉर्स लड़ने पड़े, जिसके कारण अमेरिका की मिलिट्री अपने रीजन में बहुत पावरफुल बनती जा रही थी। पर मिलिट्री से भी ज्यादा बड़ी एक और चीज अमेरिका के पास थी, इकोनॉमी। 1890s तक अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा स्टील और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का प्रोड्यूसर बन चुका था। यूएसए की पर कैपिटा जीडीपी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा थी। अमेरिका की फैक्ट्रीज में बहुत सारा सामान बनाकर यूरोप को एक्सपोर्ट होता था। पर फिर 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत होती है। इस वॉर के कारण यूरोप सिर्फ वॉर में जरूरत पड़ने वाली सामान ही बना रहा था, जिसका फायदा सबसे ज्यादा अमेरिका को हुआ, क्योंकि आम लोगों को जरूरत पड़ने वाली सारी चीज अमेरिका ही यूरोप एक्सपोर्ट करता था। अमेरिका के टोटल एक्सपोर्ट जो 1913 में बस $2.5 बिलियन थे, वो 1916 आते आते $5.5 बिलियन तक पहुंच चुका था। इन सब के कारण अमेरिका में लाखों लोगों को जॉब्स मिले, और जो लोग खेती कर रहे थे वो लोग भी अपने खेतों को छोड़कर फैक्ट्री ज्वाइन करने लग गए, क्योंकि यहाँ पे उन्हें ज्यादा पैसा मिल रहा था। शुरुआत में अमेरिका एक न्यूट्रल कंट्री थी, बट 6 अप्रैल 1917 को अमेरिका की एंट्री होती है वर्ल्ड वॉर 1 में, एंड 1918 को वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हो जाती है। वर्ल्ड वॉर 1 में एंट्री से पहले अमेरिका के पास 2 लाख सोल्जर थे, लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 में अमेरिका ने बहुत सारे सोल्जर्स को भर्ती किया, और वॉर खत्म होने तक अमेरिका के पास 40 लाख सोल्जर्स थे। जंग खत्म होने के बाद बहुत सारे सोल्जर्स बेरोजगार होने लग गए, और जिन फैक्ट्रीज में गन्स वगैरह बनते थे, हथियार वगैरह बनते थे, वो फैक्ट्रीज भी बंद होने लग गए। उनमें काम करने वाले लोगों को निकाला जाने लग गया, जिसके कारण मार्च
मार्च 1920 से जुलाई 21 के बीच यूएस की फैक्ट्री में एम्प्लॉयमेंट 30% तक गिर गई थी। वर्ल्ड वॉर 1 में अमेरिका में अनएम्प्लॉयमेंट रेट सिर्फ 1.2% था, वो 1921 आते आते 11.4% तक पहुंच गया। 1933 में तो हालत ये हो गई थी कि अमेरिका की 25% वर्क फोर्स बेरोजगार बैठी थी। और इन सब का कंक्लूजन ये हुआ कि अमेरिका की इकोनॉमी बड़ी तेजी से नीचे गिरने लग गई। अमेरिका पूरी कोशिश कर रहा था अपनी इस इकोनॉमी को बचाने का, पर वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा था। फिर आता है सितंबर 1939 और ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे बड़ी युद्ध वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत हो जाती है। इस वीडियो के लिए जब मैं रिसर्च कर रहा था तो ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स, ऐसे बहुत सारे डेटा मेरे सामने आ रहे थे जो कंप्लीटली शॉकिंग थे, जो आपको अभी थोड़ी देर बाद धीरे धीरे करके इस डॉक्यूमेंट्री में पता चलेगा। बट उससे पहले मैं आप लोगों को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताना चाह रहा हूँ। आपने देखा होगा कि इस डॉक्यूमेंट्री में मैंने बहुत सारे एआई वीडियोस का यूज किया है। पहले भी मैंने एआई वीडियोस का यूज किया है, बट वो वीडियोस नॉर्मल होते थे, मतलब मैं इमेज जनरेट किया और उसमें थोड़ा बहुत मोशन हो रहा है, दैट्स इट। बट इस स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्री के लिए मैंने यूज किया ओपन आर्ट का स्मार्ट शॉट फीचर। अब जब मैं फर्स्ट टाइम इस फीचर को यूज किया, आई वाज लाइक के गजब। मेरे दिमाग में जो भी आइडिया चल रहा था, मैंने सिंपली एक सेंटेंस में इसको लिख कर दिया एंड उसके बाद इसने मुझे एक इमेज जनरेट करके दिया। एंड वो इमेज में क्या था? उस इमेज में एग्जैक्ट कैरेक्टर था विद डिफरेंट एंगल्स, उस इमेज में एग्जैक्ट इन्वायरमेंट था, उस इमेज में एग्जैक्ट लाइटिंग कंडीशंस था एंड उस इमेज में एग्जैक्ट कैमरा मूवमेंट, कौन सा एंगल होगा, सब कुछ लिखा हुआ था। एंड एट द सेम टाइम उसमें स्टोरी बोर्ड भी था कि 2 सेकंड के लिए ये सीन रखना है, 3 सेकंड के लिए ये सीन रखना है, 4 सेकंड के लिए ये सीन रखना है। एंड आई वाज लाइक कि भाई मस्त। तब मैं उसको वीडियो जनरेट पे क्लिक किया। बेसिकली जब मैं जनरेट किया, वीडियो जनरेट हुआ एंड वो वीडियो आप खुद ही देख पा रहे हो, मस्त वीडियो जनरेट हुआ। एंड इस पूरे प्रोसेस में बेसिकली ये 2 मॉडल्स को यूज कर रहा है, जीपीटी इमेज 2 को ताकि ये पूरे डायरेक्शन को डिफाइन कर सके एंड देन सीडेंस 2.0 को ताकि ये इस तरीके के वीडियोस को जनरेट कर सके। एंड मैं कह सकता हूँ कि यस, इस तरीके का वीडियोस को हम अपने डॉक्यूमेंट्रीज में यूज कर सकते हैं। ये बेकार वाला जो एक वाइब आता है एआई वाला, वैसा नहीं दे रहा। इसमें कंसिस्टेंट कैरेक्टर है, कंसिस्टेंट इन्वायरमेंट है, कंसिस्टेंट लाइट है, कैमरा का मूवमेंट बहुत मस्त है। तो आप भी अगर डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हो, कोई वीडियोस बनाते हो, प्रोडक्ट के लिए कोई शूट करवा रहे हो, अगर एआई से करना चाहते हो तो आप ओपन आर्ट का स्मार्ट शॉट जरूर यूज करें। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूं एंड साथ ही स्मार्ट शॉट अगर कूपन कोड आप यूज कर रहे हो तो आप 15% डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हो। इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए, मेरे वर्क को सपोर्ट करने के लिए जरूर डिस्क्रिप्शन में जाके ओपन आर्ट के लिंक पे जाके साइन अप करें एंड एक बार इसे आप ट्राई करें, मजा आ जाएगा। लौटते हैं हम लोग अपने डॉक्यूमेंट्री में वापस। दिसंबर 1941 वर्ल्ड वॉर 2 में एंट्री होती है अमेरिका की। लाखों की संख्या में सोल्जर्स आर्मी को ज्वाइन करते हैं। आर्म्स एंड एम्यूनिशंस की फैक्ट्रीज फिर से ओपन होती है और लाखों लोगों को रोजगार मिलना शुरू होता है, जिसके कारण अमेरिका की अनएम्प्लॉयमेंट रेट 14.6% से गिरकर सिर्फ 1.9% पर आ जाता है। वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2 ने अमेरिका को पूरी तरीके से चेंज कर दिया और जो हमारा क्वेश्चन था कि व्हाई अमेरिका लव्स वॉर, उसका आंसर अब मिलना शुरू होगा। World War I is the beginning of the modern United States military. It is the beginning of America of the 20th century. The world wars transformed the United States from a minor regional power into a global superpower. लेकिन 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो जाती है। तो अब सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से वर्ल्ड वॉर 1 के बाद अमेरिका की इकोनॉमी बड़ी तेजी से गिर रही थी, क्या वर्ल्ड वॉर 2 के बाद भी अमेरिका की इकोनॉमी गिरेगी या इस बार अमेरिका ने ऑलरेडी कोई बैकअप प्लान बना रखा था? $1 1945 में जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई तो अमेरिका एक बहुत ही पावरफुल कंट्री बन चुका था। मिलिट्री के मामले में वो अकेला देश था जिसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब जैसे कई एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी थी। अमेरिकन नेवी उस वक्त दुनिया की मोस्ट पावरफुल नेवी बन चुकी थी। इकोनॉमी की बात करें तो पूरी दुनिया के गोल्ड रिजर्व्स का 70% अकेला अमेरिका के पास था। मतलब उस वक्त अमेरिका के आसपास भी कोई देश नहीं था। बाकी दुनिया की बात करें तो वो बिल्कुल ही बर्बाद हो चुकी थी। अमेरिका ने सोचा कि यही बेस्ट चांस है पूरी दुनिया पर अपनी धाक जमाने का। यहाँ से पहली बार अमेरिका ने खुद को दुनिया का मसीहा दिखाना शुरू किया, खुद को एक ऐसे देश की तरह रिप्रेजेंट किया जो पीस की बात करता हो, ह्यूमन राइट्स की बात करता हो, डेमोक्रेटिक वैल्यूज की बात करता हो, एक ऐसा देश जो पूरे ह्यूमन सिविलाइजेशन का सेवियर है। 1947 में यूएस प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमन ने कहा था कि जो भी डेमोक्रेटिक कंट्री अथॉरिटेरियन फोर्सेस से खतरा फेस कर रही है उनको अमेरिका सपोर्ट करेगा। इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, कैसे भी सपोर्ट चाहिए अमेरिका हमेशा आपका साथ देगा, चाहे फिर अमेरिका को उसके लिए वॉर ही क्यों ना लड़ना पड़े। और फिर क्या था, पिछले 248 साल के हिस्ट्री में अमेरिका 230 वॉर लड़ चुका है और जंग अभी भी जारी है।
इन सभी वॉर्स में अमेरिका खुद को इस तरीके से पोर्ट्रे करता है कि वो एक सुपर हीरो है जो पूरी दुनिया को बचाने के लिए बुरी ताकतों से फाइट कर रहा है। Nothing less expensive than peace. You know, when you go to wars, it costs you 100 times what it costs to make peace. You know, it's an incredible testament to the power and the possibilities of peace. America does not simply stand for stability or the absence of conflict, no matter what the cost. We stand for the more lasting peace. पूरी दुनिया को बचाने की कोशिश कर रहा है। President Trump began with a big day for world peace, announcing a ceasefire agreement between the U.S. and Iran just after midnight April 8th. Just a day earlier, Trump made threats to bomb the country's infrastructure. World War II खत्म होने के बाद यूएस ने कहा कि वो वर्ल्ड पीस को इंश्योर करने के लिए दूसरे देशों में मिलिट्री बेसेस बनाएंगे ताकि दोबारा वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन क्रिएट ना हो। जिसके बाद यूएस ने जापान, जर्मनी जैसे कई देशों में अपनी मिलिट्री बेसेस बनाए और आज यूएसए के पास 80 से ज्यादा देशों में लगभग 750 मिलिट्री बेसेस हैं और इन्हीं मिलिट्री बेसेस के कारण आज पूरी दुनिया पर अमेरिका के मिलिट्री की डोमिनेंस बन चुकी है। आज तक जितने भी वॉर अमेरिका ने लड़े हैं, बिहाइंड द सीन कहीं ना कहीं उनका खुद का इकोनॉमिक इंटरेस्ट होता है उसमें। अमेरिका अपनी मिलिट्री के ऊपर बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करता है। ये जितना भी पैसा डिफेंस बजट या वॉर पर खर्च होता है वो अमेरिकन लोगों की जेब से आता है। 2001 में 9/11 अटैक के बाद अमेरिका ने जितने भी वॉर्स लड़े हैं, चाहे वो अफगानिस्तान हो, इराक हो या बाकी वॉर हो, अमेरिकन सिटीजन्स के $8 ट्रिलियन खर्च हुए इन वॉर्स के पीछे। वर्ल्ड वॉर के कारण हमने देखा कि अमेरिका की इकोनॉमी बहुत तेजी से ग्रो कर रही थी। तो अगर हम इन सारे चीजों को कंक्लूड करें तो हमें ये समझ आता है कि वॉर एक रास्ता है अमेरिकन इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और इसीलिए यूएस कभी नहीं चाहता कि दुनिया में पूरी तरीके से स्टेबिलिटी आए। एंड फाइनली वी गॉट द आंसर व्हाई अमेरिका लव्स वॉर, राइट? नहीं, इसके पीछे का रीजन और ज्यादा डार्क है जिसे जानने के बाद आपको दुनिया को देखने का नजरिया हमेशा के लिए चेंज हो जाएगा। President Trump is asking for $1.5 trillion for defense in the 2027 fiscal year. If approved, it would set military spending Over 50% hike in US defense budget. at the highest level in modern history. हर कंट्री अपने बजट एलोकेट करने से पहले ये देखती है कि कौन से सेक्टर में कितना बजट एलोकेट करने से हमारे कंट्री के लोगों को ज्यादा फायदा होगा। वॉटसन इंस्टीट्यूट ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया, कॉस्ट ऑफ वॉर, जिसके अकॉर्डिंग अगर अमेरिका $1 मिलियन की बजट अलग अलग सेक्टर्स में एलोकेट करता है तो किस सेक्टर में कितनी न्यू जॉब्स क्रिएट हो सकती है। एजुकेशन सेक्टर में एलोकेट करने पे अप्रॉक्स 17 न्यू जॉब्स क्रिएट हो सकती है। हेल्थ केयर पे खर्च करने से अप्रॉक्स 12 न्यू जॉब्स क्रिएट हो सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करने से अप्रॉक्स 9 न्यू जॉब्स क्रिएट हो सकती है। एंड कैन यू गेस कि वही $1 मिलियन अगर मिलिट्री पे एलोकेट किया जाए तो कितने नए जॉब्स क्रिएट हो सकते हैं? 6। यानी अमेरिकन गवर्नमेंट जानबूझकर अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा ऐसे जगह पे एलोकेट कर रहे हैं जहाँ पे उनके ही सिटीजन्स का नुकसान हो रहा है। पर क्यों? Trump's war. It's not an American war. People here are concerned impact that the war has had in the United States, a rise in the cost of living, a rise in the cost of fuel that they say has had a huge impact in their lives. $5 a gallon for fuel? Are y'all crazy? Are y'all crazy? What is going on? Meaning that prices are rising at a record-setting pace. वर्ल्ड वॉर 1 से लेकर वर्ल्ड वॉर 2 तक अमेरिका में कई सारी प्राइवेट डिफेंस कंपनीज एस्टेब्लिश की गई थी। इन कंपनीज का काम था वेपन्स और मिलिट्री के बाकी इक्विपमेंट्स को बनाना। धीरे धीरे इन प्राइवेट कंपनीज का नंबर बढ़ता गया और आज अमेरिका में 1 लाख से ज्यादा प्राइवेट कंपनीज की पूरी डिफेंस इंडस्ट्री खड़ी हो चुकी है। अमेरिकन मिलिट्री को चाहे किसी भी चीज की जरूरत हो, राइफल से लेकर आर्मी यूनिफॉर्म, मिलिट्री ट्रक से लेकर मिसाइल्स और फाइटर जेट्स, सब कुछ इन्हीं कंपनीज से खरीदी जाती है। और सिर्फ यही नहीं खरीदते बल्कि दुनिया की बहुत सारी देशों में सेल भी करते हैं। 2002 से 2020 के बीच में अमेरिका का टोटल डिफेंस एक्सपेंडिचर था $14.2 ट्रिलियन। इस पूरे अमाउंट में 55% पैसा डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स के जेब में गया था। 2020 से 2024 के बीच में अमेरिका ने $4.4 ट्रिलियन खर्च किए डिफेंस के ऊपर। इसमें से $2.4 ट्रिलियन इन डिफेंस कंपनीज के पास गए। जब भी अमेरिका कोई वॉर शुरू करता है तो आर्म्स एंड एम्यूनिशंस की डिमांड बढ़ती है, जिसके कारण इन कंपनीज की प्रॉफिट भी बढ़ती है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ये कंपनीज चाहेगी कि वॉर रुके, क्या ये कंपनी चाहेगी कि पूरी दुनिया में पीस एस्टैब्लिश हो जाए? इवन जिन कंट्रीज पर अमेरिका अटैक करती है वो कंट्रीज अमेरिका से लड़ने के लिए भी इन्हीं अमेरिकन कंपनीज से हथियार खरीदती है। ऐसे में दुनिया में हमेशा वॉर चलती रहे तो इनका प्रॉफिट होता रहेगा। पर आई नो कि आप ये सोच रहे होगे भाई ये सब तो प्राइवेट कंपनीज है, इनके चाहने ना चाहने से भला किसी दो देश के बीच में वॉर कैसे हो सकता है? वेल, मैं अभी आपको इस पूरे लूप
रूप को समझाता हूँ। 1961 में यूएस के फॉर्मर प्रेसिडेंट वाइट आइजनहावर ने अपने फेयरवेल स्पीच में पूरे अमेरिका को वार्निंग दी थी कि गवर्नमेंट की डिसीजन मेकिंग में इन डिफेंस कंपनीज के इन्फ्लुएंस को रोकना जरूरी है। In the councils of government, we must guard against the acquisition of unwarranted influence, whether sought or unsought, by the military-industrial complex. We must never let the weight of this combination endanger our liberties or democratic process. लेकिन इन्फ्लुएंस तो छोड़ो, आज ये कंपनीज पूरे यूएस गवर्नमेंट को कंट्रोल करके बैठी है। मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, प्रेसिडेंट आइजनहावर ने पहली बार इस वर्ड को यूज किया था। ये एक ट्रायंगल है जिसमें 3 चीजें आती है। मिलिट्री जो वॉर लड़ने जाती है, पॉलिटिशियंस जो ये अप्रूव करते हैं कि कौन देश पर अटैक करना है, कब तक वॉर चलेगी, कब सीज फायर करना है, और डिफेंस कंपनीज जो हथियार बनाती है। सबसे पहले आते हैं पॉलिटिशियंस। अमेरिका में जो भी डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है उसको कांग्रेस बोलते हैं, जैसे कि हम इंडिया में पार्लियामेंट बोलते हैं। अब पार्लियामेंट में एमपीज होते हैं, वैसे ही अमेरिका में इन पॉलिटिशियंस को सेनेटर्स और हाउस मेंबर्स बोलते हैं। एंड इन्हीं लोगों के पास डिसीजन पावर होता है कि कौन देश के साथ वॉर करना है, कहां पर आर्म्स एक्सपोर्ट करना है, किसको मिलिट्री एड्स देनी है। तो अगर इन प्राइवेट कंपनीज को कंटिन्यूअसली प्रॉफिट बनाना है तो उन्हें किसी भी तरीके से इन लोगों के डिसीजन को कंट्रोल करना होगा, राइट? पर कैसे? वेल, सिंपल है, पैसे देकर। थोड़े मोड़े नहीं बल्कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स। 2002 से 2020 के बीच में देखें तो डिफेंस कंपनीज ने इन पॉलिटिशियंस को 285 मिलियन डॉलर्स दिए हैं ताकि वो इलेक्शन के लिए कैंपेन कर पाए। और बिहाइंड द सीन क्या और कितना दिया जा रहा है ये किसी को नहीं पता। इन पैसों में मैक्सिमम अमाउंट उन पॉलिटिशियंस को मिलता है जो आर्म्ड सर्विस कमेटी और डिफेंस से रिलेटेड सब कमिटीज में बैठते हैं, क्योंकि यही लोग तो होते हैं जो डिफेंस बजट को डिसाइड करते हैं। ये जितने भी मेंबर्स कांग्रेस में बैठते हैं या अमेरिका की आर्म्ड सर्विस कमेटी में टॉप पोजीशंस पर है, इन सभी लोगों ने डिफेंस कंपनीज के स्टॉक्स में कई लाखों डॉलर्स इन्वेस्ट कर रखा है। इन पॉलिटिशियंस को पता होता है कि कब वॉर होने वाला है और वो इन कंपनीज के स्टॉक्स को खरीद लेते हैं। तो जब भी वॉर होती है तो प्रोडक्शन बढ़ जाता है और इन कंपनीज का प्रॉफिट होता है, जिसके कारण इन कंपनीज के स्टॉक के प्राइसेस भी ऊपर जाते हैं और ये पॉलिटिशियंस बहुत सारा प्रॉफिट कमाते हैं। जब भी इराक, अफगानिस्तान जैसे किसी देश के ऊपर हमला करने की बारी आती है या यूक्रेन और इजराइल जैसे देशों को फ्री में वेपन देने के लिए कोई बिल लाया जाता है तो ये लोग आराम से उस बिल को पास कर देते हैं, क्योंकि इससे ना सिर्फ वॉर कंटिन्यू रहेगा बल्कि पूरी दुनिया में एक फियर ऑफ वॉर फैल जाएगा, जिसके कारण पूरी दुनिया में कंट्रीज अपने डिफेंस बजट बढ़ाना शुरू कर देगी। कंट्रीज अपनी आर्मी के लिए एडवांस वेपन्स, मिसाइल और ऐसे बहुत सारी चीजें बाई करेंगे और इसके लिए वो कहां जाएंगे? अमेरिका के पास। आज अमेरिका पूरी दुनिया के आर्म्स एक्सपोर्ट में 42% कंट्रीब्यूट करता है। इंडिया, साउथ कोरिया, जापान, इजराइल, यूरोप जैसे कई देशों को मिलाकर लगभग 107 ऐसे देश हैं जो अमेरिका से वेपन्स खरीदते हैं। मतलब एक तो वॉर से डायरेक्ट प्रॉफिट और ऊपर से इन कंट्रीज को हथियार बेचकर एक्स्ट्रा प्रॉफिट। और इसीलिए आज एक आम आदमी के लिए अमेरिका एंड ईरान में चल रही वॉर, रशिया एंड यूक्रेन में चल रही वॉर या जितने भी वॉर चल रहे हैं वो सिर्फ एक वॉर लग सकता है जिसके पीछे रीजंस हो सकती है पीस, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, डेमोक्रेसी को बचाना, न्यूक्लियर पावर से खुद को बचाना। बट अगर आपने डॉक्यूमेंट्री यहाँ तक देख लिया है तो आपको ऑलरेडी पता चल गया होगा कि बिहाइंड द सीन इस वॉर के क्या चल रहा है। जब तक ईरान और अमेरिका का वॉर चल रहा है तब तक डिफेंस कंपनीज को फायदा हो रहा है, और अगर कोई देश वॉर में हार जाता है तो अमेरिका वहां अपना पपेट गवर्नमेंट बैठा देगा। उसके बाद अमेरिकन कंपनीज वहां पर जाकर एस्टैब्लिश होंगी और प्रॉफिट बनाएगी, यानी दोनों हाथों में लड्डू। तो जो सवाल हमने डॉक्यूमेंट्री के शुरुआत में पूछा था, व्हाई अमेरिका लव्स वॉर, आई होप कि उसका जवाब आपको मिल गया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस डॉक्यूमेंट्री टिल द एंड। अगर आप भी एक कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हो और इस तरीके के वीडियोस को बनाना चाहते हो, या फिर इस वीडियोस के लिए किस तरीके से रिसर्च होता है, स्क्रिप्ट कैसे लिखा जाता है, स्टोरी टेलिंग कैसे करते हैं, इन सारे चीजों को आप सीखना चाहते हो और एक कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हो, देन आप जरूर डिस्क्रिप्शन को चेक करें। वहां पे मैंने लिंक डाल रखा है जहां पे मैं पर्सनली खुद आपको इन सारे चीजों को सिखाने वाला हूं। एंड आई होप कि ये डॉक्यूमेंट्री आपको पसंद आया हो। कोई अगर फीडबैक है या कोई सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। मैं मिलता हूं आपसे बहुत जल्द अगली डॉक्यूमेंट्री में।